हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम अगेन, वेलकम टू रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। आज बात करेंगे फ्री रेडिकल्स की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास ये ऐसा कोई इथेन जैसा मॉलिक्यूल हमने ले लिया, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक बढ़िया सा कोवेलेंट बॉन्ड है, और अगर किसी वजह से इन दोनों कार्बन भाइयों के बीच फूट पड़ जाए और दोनों कहें कि भाई तू मेरा इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, तू मेरा इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, तो ये बॉन्ड कुछ ऐसे टूट जाता है बीच से। इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, और रिजल्टिंग स्पीशीज हमारे पास जो होती है उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल। तो ये हमारा CH3 का फ्री रेडिकल तैयार हो गया। अब अगर इस फिजन की बात की जाए तो बड़ी ईमानदारी से दोनों ने एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को वापस कर दिया है। इसको हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं होमोलिटिक फिजन। क्या कहते हैं? होमोलिटिक फिजन। फिर आगे अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारा फ्री रेडिकल बन रहा है ये सर हर एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप क्लास 11th में हैं तो कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, अगर आप थोड़ा सा और 11th में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वुड्स रिएक्शन के बारे में। 12th में अगर आप हैं तो हंट्स-टिकर रिएक्शन, अगर आप क्लोरीनेशन कर रहे हैं एल्केन्स का तो फिर अगेन फ्री रेडिकल, अगर ब्रोमिनेशन का इरादा है या आयोडिनेशन का इरादा है तो बहुत सारी रिएक्शंस हमारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से आगे बढ़ती रहती हैं। तो फ्री रेडिकल की अगर बात करें, अगर हमारे पास ये CH3 का फ्री रेडिकल है, इलेक्ट्रॉन काउंट आपको आती है 2, 4, 6 एंड दिस वन 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। उसके अलावा एक बात है जो हमारे बच्चों को बिल्कुल हजम नहीं होती है कि सर ये अनचार्ज्ड है। बिल्कुल इसको अपने माइंड में अच्छे से बिठा लें कि ये एक अनचार्ज्ड स्पीशीज है। क्यों अनचार्ज्ड है? आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज। सर ये इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन है ना, किसी से लिया तो है नहीं। तो चार्ज तो तब आता है ना जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो ये तो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर अनचार्ज्ड। अब अगर आप देखेंगे तो ये इसका तो कोई पेयर है नहीं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो स्पीशीज क्या कहलाती है सर? पैरामैग्नेटिक। तो ये छोटी छोटी बातें आपको सीखनी है कि 7 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, अनचार्ज्ड है, पैरामैग्नेटिक है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। और अगर आप इसकी ज्योमेट्री भी कमेंट करना चाहते हैं तो ट्राइगोनल प्लेनर है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ज्योमेट्री हमारी क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। अब बात आती है कि इसकी स्टेबिलिटी को हम लोग कैसे जज करेंगे कि ये कितना स्टेबल है, कहाँ पे क्या होने वाला है। तो स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास है बहुत सारे सवाल, और जो क्राइटेरिया हमें लेके चलना है कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई इफेक्ट। तीनों आपको नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं, हम तीनों बताएंगे आपको। तो सवालों को शुरू करते हैं। पहले करेंगे सवाल नंबर 2। तो अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो शुरू कहाँ से किया जाए, यहीं से शुरू करते हैं। देखिए CH3 और CH2 है। CH3 कौन सा इफेक्ट दिखाएगा हमें? प्लस आई इफेक्ट। चलिए एक तो प्लस आई इफेक्ट हो गया, अच्छी बात है, हमें प्लस आई इफेक्ट मिल गया। हाइपर कॉन्जुगेशन अगर चेक करनी है आपको, तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो सर सुन लीजिए कि ये आपका कार्बन है जिस पर फ्री रेडिकल है, ये उसका पड़ोसी है, और इस पर है कितने? 3 हाइड्रोजन। तो हम कहेंगे इसमें सर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। दूसरे वाले में चेक करते हैं, सर ये कार्बन हो गया हमारा, पड़ोसी ये है, और पड़ोसी के पास 2 हाइड्रोजन है, दैट विल बी 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन में ये वाला आगे है, ये वाला थोड़ा पीछे है। इधर अगर आप देखेंगे तो ये है पड़ोसी, ये है 1 अल्फा। इधर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा फ्री रेडिकल है, पड़ोसी ये है 0 अल्फा। कुछ बच्चे हमारे इसमें 5 अल्फा ढूंढने लगते हैं। 5 नहीं है, नहीं है, नहीं है, पड़ोसी के पड़ोस में नहीं जाना है। कार्बन अंडर ऑब्जर्वेशन, उसका पड़ोसी कार्बन और उसकी जो हाइड्रोजन बेटियां हैं दैट इज अल्फा हाइड्रोजन्स। तो जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन्स बढ़ेंगी हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है। तो फिर 3 अल्फा वाला सबसे आगे, देन दिस वन, देन दिस वन। अगर आप ऊपर वाले की बात करेंगे तो यहाँ पे सर आप 9 अल्फा ढूंढ लेंगे। यहाँ पे 6 अल्फा देख लीजिए, इधर पड़ोसी इधर पड़ोसी, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन्स। यहाँ पर 3 अल्फा हैं, यहाँ पे 0 अल्फा हैं, यहाँ पे 9 अल्फा हैं। 0 यहाँ पे क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी पड़ोसी नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का क्या आएगा? ये एंड ये। तो वीडियो करिए पॉज और एक बार ट्राई कीजिए इन सारे सवालों को वन बाय वन। बाकी हम तो हैं ही आपको बताने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप इसको देखेंगे और इसको और इसको और इसको कई सारों को कंपेयर करने को कहा गया है, तो अगर आप देखेंगे सर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और ये है हमारा फ्री रेडिकल, तो ये हमारा रेजोनेंस में चला जाएगा। रेजोनेंस बहुत ही ज़्यादा स्टेबलाइजिंग फिनोमिना है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी,
और इसकी स्टेबिलिटी कुछ कम होगी। अब आप कहोगे सर डबल सिंगल रेजोनेंस, यहाँ पे भी तो है डबल सिंगल फ्री रेडिकल, रेजोनेंस तो यहाँ पर भी एक्टिवेट है, यहाँ पर भी रेजोनेंस काम कर रहा है आपका, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनेंगे, देयरफॉर ये ज़्यादा स्टेबल है। और अगर आपको रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन को आपस में कंपेयर करना है तो रेजोनेंस हमारा ज़्यादा स्टेबलाइजिंग फिनोमिना है, हाइपर कॉन्जुगेशन बाद में आएगा। तो जितने भी यहाँ पे आप देखेंगे सर यहाँ पे 6 अल्फा हैं, यहाँ पे 3 अल्फा हैं, यहाँ पे 0 अल्फा है, तो फिर ऑर्डर आपका कुछ ऐसे आ जाएगा। तो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन इन दोनों में से अगर किसी एक को कसम खा के सिलेक्ट करना है तो रेजोनेंस हमारा स्टेबलाइजिंग फिनोमिना है। आगे बढ़ते हैं हम। इसको अगर आप देखेंगे तो सर ये फ्री रेडिकल है, इधर रेजोनेंस कर रहा है और इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, डुअल रेजोनेंस है, दोनों रिंग्स के साथ रेजोनेंस है। यहाँ पे देखेंगे डबल सिंगल और ये फ्री रेडिकल, इसमें सिर्फ रेजोनेंस है। और यहाँ पे इसको 2 अल्फा हाइड्रोजन्स भी पड़ोस वाले मिल जाएंगे, तो रेजोनेंस और 2 अल्फा। हालांकि ये ज़्यादा स्टेबल होने वाला है क्योंकि इसमें एक्सेस ऑफ रेजोनेंस है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे देखेंगे तो सर 3 अल्फा, ये इसके पीछे। आगे बढ़ते हैं, इस वाले को देखते हैं। तो यहाँ पर तो रेजोनेंस का चक्कर यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे डबल सिंगल फ्री रेडिकल, तो यहाँ पे आपको रेजोनेंस दिख रहा है। और इसको अगर आप देखेंगे तो सर इसके 3 पड़ोसी हैं, एक ये पड़ोसी है, एक ये पड़ोसी है और एक इधर है। तो रेजोनेंस वाले कार्बन को हम कंसिडर नहीं करते हैं। इसको अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको 4 अल्फा हाइड्रोजन्स मिलेंगे और रेजोनेंस भी भरपूर मिलेगा। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो आपको ये तो रेजोनेंस मिल गया। उसके अलावा आप यहाँ पे कार्बन को देखेंगे तो फिर 1 अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा और यहाँ पे आपको 3 4 5 6 7 7 अल्फा हाइड्रोजन्स मिलेंगे, रेजोनेंस बिल्कुल नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, ये सबसे कम स्टेबल। तो ये हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो डबल सिंगल रेजोनेंस, डबल सिंगल डबल, तो 2 बार रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस उतना ही हो रहा है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप क्वेरी नंबर 6 को देख रहे हैं तो ये थोड़ी सी ट्रिकी है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ी सी ट्रिकी है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ रेजोनेंस तो दोनों में ही इक्विवेलेंट है, तो हम ये देखेंगे हमारा कौन सा मतलब कौन सा हमारा फ्री रेडिकल बन रहा है, 3 डिग्री बन रहा है कि 2 डिग्री। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इधर भी इधर भी इधर भी ये 3 डिग्री वाला है फ्री रेडिकल, टर्शियरी फ्री रेडिकल है। ये वाले को अगर आप देखेंगे तो इधर इधर ये 2 डिग्री है। 3 डिग्री और 2 डिग्री में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है? 3 डिग्री। तो ऐसे आप इसको जज करेंगे। इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 रिंग्स में रेजोनेंस है, यहाँ पे 3 रिंग्स में रेजोनेंस है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे 9 अल्फा है, कार्बन पड़ोस में कार्बन 3 अल्फा 3 बार है तो 9 अल्फा हो गया। यहाँ पे 6 अल्फा है, तो ये देन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ये हमारे जेडवली में पूछा गया है। इसके बाद बात करते हैं 8 और 9 और 10 की। तो मैं समझता हूँ 8 को मैं ए और बी कह दे रहा हूँ, 9 में भी मैं ए और बी कह दे रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शन में इसको अपना होमवर्क समझ के करिएगा। 8 और 9 के बारे में मुझे बताइएगा कि कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। चलिए बात करते हैं नंबर 10 की। तो 10 में अगर आप देखेंगे डबल सिंगल फ्री रेडिकल, यहाँ पे मिल गया आपको रेजोनेंस और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, देयरफॉर ये आपका खत्म हो गया इस तरीके से। ये वाला ज़्यादा स्टेबल, ये वाला कम स्टेबल। तो ओवरऑल आपने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको अच्छे से एक बार रिवाइज करें कि भाई साहब स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रेजोनेंस, देन कंसीडर हाइपर कंजुगेशन, देन कंसीडर प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। अब एक सवाल हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि सर ये फ्री रेडिकल कब बनता है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता दे रहा हूँ कि किन किन रिएक्शंस में हमारे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो ट्रिक हमारी है सन पर हाई टेम्परेचर और यूवी लाइट है। तो ये तो सब जानते हैं कि सूर्य पर हमारे टेम्परेचर हाई है और वहाँ से यूवी लाइट और यूवी रेडिएशन इधर प्लैनेट की तरफ आती हैं। इस ट्रिक से हमें क्या पता चलने वाला है? फ्री रेडिकल आपका कब बनेगा? जब आपके पास सनलाइट होगी। ये जो पर है ये बता रहा है परऑक्साइड। अगर कभी परऑक्साइड ले लिया जाए तो परऑक्साइड की प्रेजेंस में भी आपका फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। जैसा कि हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में HBr का एडिशन जब करते हैं तो वहाँ पे हमारा फ्री रेडिकल बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। हाई टेम्परेचर और यूवी लाइट, तो ये 4 कंडीशंस है जहां पर हमारा फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा। सनलाइट,
पेरोक्साइड, हाई टेम्परेचर और यूवी लाइट की प्रेजेंस में आपको फ्री रेडिकल बनने के बहुत अच्छे चांसेस आपको दिखेंगे। तो ये ट्रिक थी हमारी, सन पर हाई टेम्परेचर एंड यूवी लाइट है। तो ये बात होगी फ्री रेडिकल की। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कार्बोकेटाइन की। अगर आप कार्ब एनायन में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, शेयर करें इसको अपने दोस्त या रिश्तेदार सबके साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।